नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है सवाल 10 बजे का। मैं हूं आपके साथ किरण। इस खास शो में आज हम बात करेंगे तालिबान और भारत के बीच बनते हुए अच्छे संबंधों पर। पाकिस्तान में क्यों हाहाकार मचा हुआ है इसके ऊपर में। अब ऐसे में देखिए कि तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर रहे और ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई और कई विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन इस मुलाकात के दौर से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, झुलझुलाया हुआ है। वहीं देखिए कि पाकिस्तान को यह रिश्ता रास नहीं आ रहा। तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुशी जाहिर की। मुत्तकी ने भारत की धरती से आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि वो शांति के रास्ते पर चले। मुत्तकी ने दावा किया कि तालिबान ने पिछले 4 सालों में सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को भी शांति की राह पर चलना चाहिए। मुत्तकी की पहली भारत यात्रा के दौरान देखिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए। मुत्तकी के साथ अपनी बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली काबुल स्थित अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में अपग्रेड करेगा। आपको यह भी बता दें कि इस दौरे से भारत और अफगानिस्तान के बीच में आर्थिक सहयोग और जनसंपर्क में तेजी आएगी। तो वहीं एक तरफ मुत्तकी के भारत दौरे का सिलसिला है तो वहीं पाकिस्तान छटपटा रहा है और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के अलावा देखिए चीन और अमेरिका भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिरकार ये मुलाकात हुई और इसमें बातचीत क्या हुई, हमारे लिए क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ पॉजिटिव हो सकता है, क्या सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक तरीके से जो है वो कुछ यहाँ पर बातचीत रही। ऐसे में देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में संबंधों में किसी तरह का कोई भी रीअलाइनमेंट चीन और अमेरिका के हितों को अफगानिस्तान में प्रभावित कर सकता है और यही वजह है कि उनकी नजर जो है यहाँ पर टिकी हुई थी इस बातचीत पर, इस मुलाकात के ऊपर में। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुका है। तारुफ करा देते हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हैं हुसैन जावेद जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ देर के बाद में जुड़ेंगे। आपका भी सर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चर्चा की यहाँ पर शुरुआत करते हुए सीधे सबसे पहले जावेद हुसैन जी का रुख करते हुए, हुसैन जावेद जी, भारत की सरजमी से जो आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचते हैं, मुलाकात यहां पर होती है, भारत की सरजमी से पाकिस्तान को संदेश दे दिया जाता है और स्पष्ट कर दिया जाता है कि आप भी शांति की राह पर चले। पड़ोसी देश की बात मानेंगे? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। मेरे ख्याल में कल जो दिल्ली के अंदर हुआ ये बहुत बड़ी एक तरह की डेवलपमेंट है और हम हर उस मूव को जो है वो अच्छे अंदाज से देखते हैं जिससे अफगानिस्तान का भला हो। कल तक जो इंडिया है वो अफगानिस्तान की इस हुकूमत को मान नहीं रहा था, इसको तस्लीम नहीं कर रहा था। हम सबको पता है कि इंडिया के हिस्ट्री में अफगानिस्तान के हवाले से जो ताल्लुकात रहे वो हमेशा नॉर्दर्न अलायंस के साथ रहे, लेकिन पहली बार इंडिया ने एक शिफ्ट किया है कि अपनी जो उनकी पॉलिसी थी उसको बिल्कुल चेंज किया है। मगर सवाल है कि हमें इस पे कोई मसला नहीं है कि अफगान स्टूडेंट इंडिया में आके अगर वो एजुकेशन हासिल करते हैं या उनको आप अफगानिस्तान को हर तरह की मेडिकल की फैसिलिटीज दें, हमें इसमें कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम हमें वहां पे होती है जहां पे अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती है, क्योंकि आप सबके सामने है जो आखिरी 3-4 साल गुजरे हैं, अगर हमारे यहाँ कहीं से दहशतगर्दी हो रही है हमारे खिलाफ, उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। ये असल चीज है जिसपे हमें इशू होता है और कई बार हमने इसमें अफगानिस्तान की हुकूमत को ये कह दिया है कि अपने यहाँ इसको कंट्रोल करें, लेकिन अफसोस है कि उस तरह का जो तो हुसैन जावेद साहब, इस आग में तो आपने खुद अपना हाथ दिया है ना। अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री में पाकिस्तान का ही तो पूरा सहयोग रहा।
नहीं तो क्या लग रहा था कि तालिबान जो है इतनी आसानी से वहां पर पहुंच जाते और वहां पर शासन करना शुरू कर दे। तो ये जो आपका हाथ इस वक्त में जल रहा है, उसमें तो सबसे बड़ी गलती आप ही की है। किरण जी, अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री है, खासकर 1979 से लेके अब तक, वो हर अदवार में चेंज रही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 79 के जो अफगानिस्तान था आज तक वही चल रहा है, या उसके बाद जो 2001 में वहां अमेरिका का हमला हुआ उसके बाद जो वहां पे हालात है आज भी वही चल रहे हैं। तो सूरत हाल चेंज होती है। तालिबान के अंदर भी लीडरशिप की चेंजेस आती रही। क्या आपको लगता है कि ये वही हैं जिनके जो सरबराह थे वो मुल्ला उमर हुआ करते थे? उस टाइम की जो उनकी पूरी एक क्यादत थी, उनकी जो एक थिंकिंग थी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हम्म। अब जो है सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो गया। हमें उनसे एक ही इशू है, और आपकी सरजमीन पर जो अफगान फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि हम पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, चाहे ये हमारे भी कहा, जितने भी आपस इसके में अलावे भी जो तकनीकी कहा चल वो रही है। याद है कि नहीं हुसैन साहब? जी, ये तो कहा ही, लेकिन इसके साथ कुछ और भी उन्होंने कहा कि हम अपनी एक आप इंच भी बता दें। जमीन जो है आतंकवाद के लिए नहीं देंगे और पाकिस्तान शांति की राह पर चले। ये भी तो याद होगा आपको। ये देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैंने शो के स्टार्ट में कहा, हम भी अफगानिस्तान के साथ अमन चाहते हैं। वो हम्म। हमारे हमसाए हैं, और हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि हमारे उनके बीच में जो ताल्लुकात है वो इतने खराब हो जाए कि एक जंग की सी सूरत हाल आ जाए। लेकिन वही बात है, कुछ रेड लाइंस होती है जहां पे हमारे मुल्क की, देखिए ना, कल हमारे डीजी आईएसपीआर की प्रेस टॉक सामने है, एक लफ्ज में उन्होंने सारी बात निपटा दी। अगर पाकिस्तानी अवाम की जान माल को खतरा होता है, उसको कवर करने के लिए या उसको डिफेंड करने के लिए हम कुछ भी कर सकते। चलिए ठीक है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आपके पास आते हुए, ये जो बातचीत अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई है, ये बातचीत अब आगे बढ़ते हुए देखिए किस तरह से एक मधुर और प्रगाढ़ संबंध दोनों तरफ से इसकी बात जो है और सकारात्मक इसे बताया गया है। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं, और खास तौर से ये भी साफ संदेश पाकिस्तान को कि अगर विश्वास नहीं कि तालिबान की सरकार क्या कर सकती है, ये बात आप रशिया और यूएस से पूछिए। जय हिंद किरण। जय हिंद सर। देखिए, आपको मैं एक दो बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं अभी के नहीं हैं। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने रिश्ते हैं। सदियों, इतिहास महाभारत के समय से, उसको आप छोड़ दें। अब मॉडर्न हिस्ट्री को देखें, तब भी पाकिस्तान के जन्म से पहले भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बड़े मजबूत रहे हैं, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह के समय हो या जैसे भी। तो उसको हमको समझना है कि हमारे रिश्ते उनके साथ सुधर नहीं रहे हैं, रीइंस्टेट हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष के का जहां तक ये एजुकेशन का और इनका सवाल है, फिर मैं आपको बता दूं, मेरे अपने एनडीए में मेरे साथ मेरे कोर्समेट थे अफगान कैडेट्स। तो अफगानिस्तान के साथ हमारे इस प्रकार के ताल्लुकात, वो यहाँ के पढ़ाई, मेडिकल और ये सब चीजें, ये भी वर्षों दशकों पुराने हैं। मेरे ख्याल से हुसैन साहब तो उस समय रहे भी नहीं होंगे जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिस समय मैं इंडिया में कैडेट हुआ करता था। मेरे कोर्समेट्स हैं अफगानिस्तान, आई एम इन टच विद देम, सम ऑफ देम ऑलरेडी, अभी भी। तो ये हमारे रिश्ते प्रगाढ़ और बहुत पुराने हैं। उसके अलावा भारत ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड, डेवलपमेंटल एक्टिविटी और कई प्रकार के वहां पर चीजों को बढ़ावा दिया है, वो भी सबको पता है। 30 मिलियन US$ वर्थ हमने वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करी हैं, ब्रिज बनाए हैं वहां पर। तो भारत का हमेशा से अफगानिस्तान के साथ एक बेहतरीन रिश्ता रहा है, और उस बेहतरीन रिश्ते के उसमें हम लोगों ने वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करी है, ह्यूमैनिटेरियन एड। अभी लेटेस्ट जब अर्थक्वेक आया है तो वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स, सबसे पहले हम पहुंचे, सबसे पहले वहां पर हमने जो भी उनको दिया मदद। तो ये मैं रिश्तों की बात कर रहा हूं। अब सवाल इस बात का है कि पहले हमने तालिबान को मान्यता नहीं दी। तालिबान आज की तारीख परिस्थिति में अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत है। तालिबान का पिछले 4 वर्षों में, जब से 4-5 वर्षों में, जब से हमने उनके साथ अपने उसको रिड्यूस किया था रिलेशनशिप को, तब से तालिबान ने इस बात का यकीन किया है कि अफगानिस्तान की सरजमी
भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। अफगानिस्तान ने पूरी कोशिश करी है, उनकी जो करंट रिजीम है, कि किसी भी प्रकार से वहां पर भी ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, वो भी हर प्रकार से डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, वो अलाइनमेंट इस प्रकार के कर रहे हैं जिससे कि रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल पीस को बढ़ावा मिले। तो मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान की जो करंट रिजीम है वो सही राह पर है, और इस रिजीम के साथ किसी भी देश को अपने संबंध उचित करने में परहेज नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि हम अफगानिस्तान के साथ डेवलप अपने अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा स्थापित कर रहे हैं। और हमने ये तो मेरे ख्याल से एस जयशंकर ने कल डिक्लेयर कर दिया कि हम अपने जो वहां पर मिशन था उसको अपग्रेड करके एक एम्बेसी में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक मिनट और किरण, हाँ, इससे क्या असर पड़ रहा है कि हम लोग रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल पीस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, देखिए, ये जो जिस प्रकार के जो आतंक, ये खुद मानते हैं इस बात को, मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम तंजीमों के, ऑर्गेनाइजेशंस के, इन आतंकवादी संगठनों के पीछे इनका खुद का हाथ है। लश्कर कहाँ है, जैश कहाँ है, तालिबान कहाँ है, कहां से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी, कहां से वो, तो ये तमाम चीजें जब आप इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, तब उससे अब इवेंचुअली आकर के इन्होंने इनको खुद को इसके ऊपर इनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, तो परेशानी हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि हमको आवश्यकता है रीजनल पीस को आगे बढ़ाने की, और जब हम रीजनल पीस को, रीजनल स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को वहां ला करके उनको इस जगह की जो रीजनल जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करने को नहीं दे सकते हैं। ये बागराम एयरपोर्ट की तरफ मेरा इशारा है कि किस प्रकार से अमेरिका यहां से भागे थे, और अब जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने बागराम एयरपोर्ट को कहा है कि हम उसको वापस लेंगे और बहुत जल्दी लेंगे, नहीं लेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस, ये उन्होंने उनसे बातचीत नहीं करी, मांगा नहीं है, ये उन्होंने धमकी दी है। और ये जो धमकी है, इस धमकी का भी जवाब अफगान के जो फॉरेन मिनिस्टर है मुताकी, उन्होंने दे दिया है कि भी हम किसी भी प्रकार की, और ये जो मॉस्को डायलॉग हुआ था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, वहां पर भी ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज चला गया है अमेरिका के पास कि आप यहाँ की रीजनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर अपने बेसिस को रीगेन नहीं कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान और अमेरिका का ज्वाइंट इंटरेस्ट रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने 2001 में 9/11 के बाद यहाँ पर आकर के अफगानिस्तान में अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और फिर इवेंचुअली उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में खत्म किया। तो ये तमाम बातें देखने की हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग एक अच्छे तरीके से रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल पीस को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान भी इसको समझेगा और सही प्रकार से इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जी किरण, मैं कर्नल शिवदान जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले इसी चीज को लेके हुसैन जावेद जी, जो बात देखिए मेजर जनरल अनुज माथुर ने की है यहाँ पर कि पाकिस्तान समझेगा, लेकिन आपके लिए तो हम ये देख रहे हैं गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। जो आपके यहाँ से हमला भारत पर होता है तो आप पल्ला झाड़ लेते हैं, हाथ झाड़ लेते हैं। अब वही चीज जब टीटीपी की तरफ से की जाती है तो आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के आवाम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन पे किसी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। तो ये दोहरा रवैया क्यों अपनाते पाकिस्तान हमेशा? नहीं किरण जी, ये बिल्कुल भी कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। बात बहुत सीधी सी है। अगर हम पे भी कभी इल्जाम लगा है कि हमने इंडिया के अंदर इस तरह का मतलब एक आतंकवाद को फैलाया, तो हमेशा हमने भी उस पर सबूत मांगे। ऐसा नहीं है कि हमने उस पर बहुत ही ढीठ बन के कहा कि नहीं ये हम ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो चलिए पीछे की बात भी नहीं करूंगी, मैं तो रिसेंटली जितने इंसिडेंट है उसी की बात कर लीजिए आप। मतलब सबूत देने के बावजूद, सैफुल्लाह का बयान आने के बावजूद आप लोग तब भी चीजों को नहीं मानते कि आपकी सरजमी पर जो है आतंकवाद पलता है। देखिए मैं तो इसमें आपको अपना पॉइंट इसमें कह सकता हूं, लेकिन मैं उसमें एक चीज सिर्फ जो है ना, माजी से सिर्फ एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा आपके जवाब में कि देखिए, अगर आप तो पहलगाम के हवाले से बात कर रही हैं तो उस पर वही हमारा तो वही मौकिफ है कि हमें तो ना कोई सबूत दिए गए, ना कोई इस तरह के विटनेस सामने आए, और ये चीज वहीं की वहीं है। आपका मौकिफ अलग हो सकता है, इट्स ओके, हमारे मौकिफ अलग है, लेकिन बात ये
कि अभी तक उस हवाले से कोई कंक्रीट चीज सामने आई नहीं है, बावजूद इसके कि हमने उस सर इंसिडेंट को तस्वीरें कंडेम याद भी नहीं किया। है? मतलब जितने आतंकवादी जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, उनके जनाजे में शामिल हुए आपके आसिम मुनीर, आपके आर्मी चीफ, आपके कई सारे नहीं नहीं हुक्मरान उसमें मैम, हुए, ये सब क्या नहीं? देखिए एक मिनट सर, आप जो कह रहे सबूत, सबूत तो आपके यहाँ से सब चीजें सामने आए। जो पहलगाम में हमला हुआ, वहां जो आतंकवादी था वो पाकिस्तान का प्रायोजित था, वो वहां के टीआरएफ से ताल्लुक रखता था, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपको सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। सबूतों की देखिए कमी मैं कहाँ नहीं है? कहूंगा कि सैफुल्लाह इस का तरह का बयान आपकी नैरेटिव सरजमी से सामने आ जाता है कि हमें वहां पर जो है भारत को निस्तेनाबूद कर देना है, हिंदुस्तान को खत्म कर देना है, जम्मू कश्मीर के संसाधन हमारे होंगे, तब भी सबूत की आवश्यकता पड़ रही है। मतलब मैं तो कह रही हूं सर, आप एक पत्रकार होने के अलावे इसके थोड़ा इसमें ध्यान दें, तो एक आवाम की तरफ भी देखेंगे तो आपको सबूत सामने मिल जाएंगे। देखिए मैम, मैं वही कहूंगा, इस हवाले से जो बातचीत चल रही है ना, वो अभी मुकम्मल तौर पे कंक्रीट नहीं, क्योंकि उसकी वजह कि आपकी हुकूमत हमारी हुकूमत से बात करना ही नहीं चाहती। जब बात नहीं करेंगे तो किसी मसले के हल की तरफ जाएंगे कैसे? तो इस तरह तो हर चीज स्टैंड सर स्टिल है, आतंकवाद आपको खत्म पता है। करिए, फिर बातचीत का दौर चलेगा। आपको तो पता ही है कि क्या एक मांग है जो भारत की है, वो भी पाकिस्तान से, आतंकवाद को आप ना पन पाए, आतंकवाद को ना आप पाले पोसे। इसके अलावे तो बातचीत का दौर हमेशा से चलेगा ही, जो पहले चला है वो अब भी चलेगा। चलिए, आप इस पे कंक्रीट कोई जवाब नहीं देना चाहते, अलग बात है। कर्नल शिवदान जी, आपके पास आते हुए, जो बात यहां पर यूएस और रशिया की, तालिबान के विदेश मंत्री ने, अफगानिस्तान में जो शासित अभी शासन में है, उनके विदेश मंत्री ने इस बात को जब कहा कि आप यूएस से पूछ लीजिए कि हम किस हद तक जा सकते हैं, ये 2001 के वाक्य का जिक्र कर रहे हैं जब अमेरिकी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया गया था और अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया। देखिए, उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो इसलिए दिया है कि रूसी सेनाएं जब अफगानिस्तान में आ गई थी तो उनको जो वापस जो भेजा है वो तालिबान जो पाकिस्तान में ट्रेन हुए थे जाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद 2001 में अमेरिका ने दोबारा कोशिश की अपना बेस स्टैब्लिश करने की अफगानिस्तान में, तो उसको भी तालिबान ने जो है करने नहीं दिया। इसलिए उसने ये क्लियर बता दिया है कि हमारी जो ताकत है उसका जो लोहा रूस भी देख चुका है और अमेरिका भी देख चुका है। मगर मैं यह ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 टेररिस्ट कैंप्स ऑपरेशन सिंदूर में डिस्ट्रॉय किए गए थे, मैं हुसैन साहब से ये पूछना चाहता हूं उन कैंपों में क्या एक्टिविटी होती थी? क्या हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी वहां पर? क्या वहां पर इस तरह के क्या क्या कोई वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थी क्या? क्या कोई शिक्षा संस्थान था क्या? तो इस तरह के जो आतंकवादी कैंप पाकिस्तान में पनप रहे हैं, तो ये आतंकवादी जब तैयार होंगे तो ये खाली तो बैठेंगे नहीं, या तो अफगानिस्तान में हरकत करेंगे या भारत के विरुद्ध कोई वो करेंगे। तो आप पाकिस्तान की पत्रकारिता को ये क्वेश्चन उठाना चाहिए कि आज पाकिस्तान की जो स्थिति हुई है, जो पाकिस्तान कर्ज में डूब गया है, आम आदमी को दिक्कत हो रही है, आटा नहीं मिल रहा है, खाने का सामान नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है? आपके पास बढ़िया जमीनें हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं, फिर आप लोगों ने उस कारण को ढूंढा जिसके कारण आप आज गरीबी में डूबे हुए हैं। इसका केवल एक ही कारण है कि जो विकास के रास्ते पर चलना चाहिए था पाकिस्तान को, डेवलपमेंट के रास्ते पर, उसकी जगह आप लोगों ने आतंकवाद को पाला है। और जब वही आतंकवादी सिंह आपको वापस काटने लगता है तो आपको तकलीफ होती है कि हमारे आतंकवादी घटनाएं अफगानिस्तान से हो रही हैं या इधर से हो रही हैं। तो आपको सबसे पहले अपने देश में ये आवाज उठानी चाहिए कि वहां के यूथ को विकास के रास्तों पर चलाया जाए, ना कि आतंकवादी रास्तों पर चलाने के लिए उनको आतंकवादी कैंपों में ट्रेनिंग दी जाए। एक बताइए कि यूथ को अब पूरी जिंदगी के लिए आतंकवादी बना रहे हैं, क्या करेगा बाद में? वो क्या वो आपकी किसी फैक्ट्री में काम करेगा? क्या आपका किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करेगा? नहीं। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आज पाकिस्तान जो इस स्थिति में आया है उसका मुख्य कारण वहां की जर्नलिज्म है। जर्नलिस्ट ने कभी वहां के सरकारों को यह नहीं बताया कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है। यदि आप लोग ये बात उठाते, जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है जर्नलिज्म, यदि आप उठाते तो आज तक ये सरकारें इतना ज्यादा गलत अपने शक्ति का इस्तेमाल न करती। जी हुसैन जावेद पूरे साहब, टाइम इसी का जवाब हम चाहेंगे आपसे। जी, मैंने
करण साहब की बात सुनी है, इसके दो हिस्से, मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि इन्होंने काफी सादगी से बात की है। पहली बात तो ये देखें, मसला ये नहीं है कि ये लोग हमारे खिलाफ इस तरह से हथियार उठा रहे हैं, हमारे शहरियों और हमारी जो फौज है उसको इस तरह से उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। ये अगर पाकिस्तान के अंदर होते, इस तरह से हमले करते, तो बहुत पहले इनका खात्मा हो जाता। प्रॉब्लम सारी ये है, और कल की जो हमारी डीजी ISPR की टॉक है वो सारी ये कि ये अफगानिस्तान में इनको सेफ हेवन्स मिले हुए हैं। ये चीज हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। आप इसको अगर हमारे हवाले से इसको समझिए। इससे पहले दोहा टॉक्स हुई थी 2020 के अंदर, उसमें अफगानिस्तान ने, जो उनकी ये हुकूमत है, उन्होंने इस बात को माना था कि हमारी जो सरजमीन है किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आज आप देखें जो हमारा KPK का सूबा है, 70% वो जो है इनकी वजह से डिस्टर्ब हो चुका है। अब ऐसे में आप कहते हैं कि हम इनका क्या करें? बात ये कि हमारी जमीन के अंदर से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब ये आते हैं, हमला करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं, क्योंकि जो हमारा अफगानिस्तान से बॉर्डर अफगानिस्तान को इस वाली स्थिति में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हुसैन जावेद साहब? ये आप बता दीजिए ना। जो अभी दूसरी बार ये रिजीम यहाँ पर नहीं बनी, कौन है रिस्पॉन्सिबल? जब खदेड़ दिया गया था, निकाल दिया गया था, उसके बाद यहां पर अगर पहुंचे तो इसके साफ गोई यही आंसर है कि पाकिस्तान है इसके लिए। और अब जब उसी आग में आप झुलस रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे उस KPK के इलाके को जो है पूरी तरह से अशांति वहां पर फैला दी गई है। किरण जी, आपके सवाल का जवाब जो है ना, सिर्फ जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसमें दो फैक्टर है। नंबर एक, आज की जो काबुल हुकूमत है वो इसकी 100% जिम्मेदार है। जो जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, अपने हाथ से इनको हमारे यहाँ हमला करने से रोक नहीं रहे, इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं, इनको ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनको रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार और भी है, ये मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से पिछले 10 साल में इस तरह की बातें होती रही कि नहीं यार, इसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, इनको रीसेटल होने देना चाहिए, अपने समाज का हिस्सा इनको बना दें, शायद इनका रुख जो है बदल जाए। ये जो कंफ्यूजन रहा ना, इसने भी हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मैं समझता हूँ अब जो हालात हुए हैं, ये कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? ये कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? देखिए, मैं आपको आपने क्योंकि दूसरे का नाम नहीं लिया हुसैन जावेद साहब, वही मैं चाहूंगी कि एक तो आपने काबुल का जिक्र कर दिया, दूसरे का नाम नहीं लिया। मैम, हमारे यहाँ कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं, कुछ ऐसी सियासी जमातें थी जो कह रही थी कि कुछ गुड तालिबान होते हैं, कुछ बैड होते हैं। ये जो थ्योरी ना, ये अब नहीं चली है। मैंने आपको यही तो बताया इस शो के स्टार्ट में, तालिबान के अंदर भी लीडरशिप की चेंजेस आती रही हैं। ये मुल्ला उमर वाले तालिबान नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट है, और ये काफी हद तक प्रैग्मेटिक भी है। आज देखें ना, कल अगर आपकी सरजमीन पर उन्हें ये कहे कि पाकिस्तान, कल कंप्लीट करिए सर। सिर्फ एक लाइन है। नहीं कंप्लीट। अगर ये अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं, इसकी वजह कि वो भी एक हद तक हमसे ज्यादा बिगाड़ के रखना नहीं चाहते। उन पे चाइना का भी प्रेशर है, उन पे रूस का भी प्रेशर है कि आपने अब हालात को चेंज करके चलना है। जिस तरह 2001 वाली बात थी कि उसामा के लिए आपने अपने सारे मुल्क को तबाह कर दिया, उस तरह नहीं चलेगा। तो ये हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में भी है अफगानिस्तान की। तो ये असल हालात है। अब हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमारे यहाँ जो TTP है उसके बारे में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। जी कर्नल शेदान जी, कुछ आपकी बातों का असर हुआ, माना इन्होंने कि हमारे यहाँ से भी जो है कुछ ऐसे संगठन हैं जो ये दो तरह की बातें करते हैं, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाली चीजें करते हैं। तो बात को मानते हुए आप कुछ कहना चाहते हैं? अपनी बात को रखिए, फिर मैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी के पास आ रही हूं। ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में शरेआम मदरसों में आतंकवादी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके बाद ये लोग आतंकवादी कैंपों को ज्वाइन करते हैं। जैसे लश्कर तैयबा, इसके एलिमेंट्स कहां से आते हैं? मदरसों से सीधे आते हैं। और आतंकवादी गुट जो आपके यहाँ तैयार हो रहे हैं, इनके जो ठिकाने हैं उनमें क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या अभी आपने चेक किया है? इतने बड़े एरियाज में आपने कैंपों को बना रखा है, क्या एक्टिविटी होती है मुझे बताइए आप। इनमें क्या कोई पढ़ाई की जाती है बच्चों की, या कोई ट्रेनिंग दी जाती है? सिवाय आतंकवादी उनको लेक्चर दिए जाते हैं, उनको हथियार चलाना सिखाया जाता है और उनको रहने की जगह दी जाती है। तो आप जब तक इनको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि इन आतंकवादी कैंपों में क्या एक्टिविटी हो रही है, तब तक आपके देश में शांति नहीं आ सकती। जो आतंकवादी बाहर के लिए तैयार कर रहे हैं, वो अपनी लोकल उसमें भी एक्टिविटी करेगा, क्योंकि उसकी आदतों में समार हो चुका है।
तो आप ये मुझे पूछ के पहले आप सोच के मुझे जवाब दीजिए कि आतंकवादी कैंप जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो 11 कैंप अभी हमने ऑपरेशन शुरू में डिस्ट्रॉय किए थे, उनमें क्या एक्टिविटी होती थी? लश्कर तैयबा के जो कैंप इसको होते थोड़ा उनमें सोचिएगा क्या? हुसैन जावेद साहब, और सही इसका जवाब भी दीजिएगा। मैं तब तक मेजर जनरल माथुर जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, उनका हम स्वागत कर लेते हैं। हमारी चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मेजर जनरल अनुज माथुर जी आपके पास, आपने तो इन हुसैन जावेद साहब की बात को भी सुना, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इस पर भी बात करते दिखे। टीटीपी उनके लिए अब बोल रहे हैं कि अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन इसी का एक दोहरा रवैया जो है वो भारत के खिलाफ भी अपनाते हुए दिखते हैं। अब जब तालिबान की तरफ से ये साफ तौर से साफ संदेश दे दिया गया है कि थोड़ी भी जमीन जो है आतंकवाद के लिए लड़ने को नहीं मिलेगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चीजें समझ में आएंगी कि आतंकवाद कितना बुरा है और कितना गलत। देखिए, मैं दो पुरानी बातें दोहराना चाहता हूँ। पुरानी से मतलब है, एक 1.5-2 साल पहले से मैं आपके चैनल पे ये बातें कहता चला आ रहा हूँ। 2011 में हिलरी क्लिंटन ने एक पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि आप अगर अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो वो आपको नहीं डसेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, जो कि इनके खुद के मिनिस्टर ने कहा था कि हम 30 साल से आतंकवाद को पाल रहे हैं आपके लिए। कोई भी देश किसी दूसरे के लिए आतंकवाद को नहीं पालता, इसके पीछे अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं। तीसरी बात यह है कि परवेज मुशर्रफ जबकि वो राष्ट्रपति थे, सेनाध्यक्ष नहीं राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था ओसामा बिन लादेन या ये जो है सुलेमानी, ये हमारे खुदा के बराबर है, ये बातें कही थी। अब आप इससे समझ सकती हैं कि क्या माइंडसेट उस समय यहां पर रहा था। तालिबान किसने बनाया, इसमें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तालिबान बना पाकिस्तान में, बनाया पाकिस्तान ने, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान ने कराई है। आज भी तालिबान के जो लीडर्स हैं, जो कि अफगानिस्तान में अब बहुत सही तरीके से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, वो पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए हैं। अब समस्या ये हो रही है कि वो पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए जो लीडरान हैं, वो अब पाकिस्तान के जनरलों के कब्जे में नहीं है। उन्होंने अपने देश का तो सोचना शुरू कर दिया है। उनको इस बात का अंदेशा हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज से आपके राष्ट्र का भला नहीं हो सकता। अगर आपको राष्ट्र का भला करना है, डेवलपमेंट करना है, तो आपको शांति पहले स्थापित करनी पड़ेगी। वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज कहां है और ये सन 60-62 में कहां थी। सन 60-62 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर थी, किरण इसमें कोई संशय किसी को ना रहे। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि 25 बेल आउट वो ले चुके हैं। बेल आउट उस समय दिया जाता है IMF या किसी भी वर्ल्ड बॉडी के द्वारा जब आपकी अर्थव्यवस्था पूर्णतया चरमरा गई हो। बेल आउट, ये लोन नहीं है, ये बेल आउट है। आपको डूबते हुए को सहारा देकर के निकाला गया। तो ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसीलिए बनी कि आपकी जो पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं फॉल्टी रही थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, मुझे पाकिस्तान से कोई कुछ लेना देना वो बात नहीं है। ये बात पाकिस्तान की आवाम को समझने की जरूरत है कि क्यों भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्यों भारत एक बहुत बेहतरीन डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान में ये चीजें नहीं नजर आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान हैज हैड 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल्स, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा 3 बार इनका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो चुका है। उसके अलावा आज भी अमेरिका शहबाज शरीफ से बात कम करता है, मुल्ला मुनीर से बात ज्यादा करता है। तो ये तमाम चीजें, आपकी आर्मी का जब दखल इतना ज्यादा होगा तो आपकी सोच, आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? और अब वो आर्मी, आपको ये बात भी इनको मालूम होगी, मैं दोबारा रिपीट इनके ज्ञानवर्धन के लिए कहता हूं, पाकिस्तान राष्ट्र की 12% जमीन इन पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है। ये पाकिस्तान की सेना ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान ऑलरेडी पहुंचा दिया है। यही सेना है जो कि रेडिकल माइंड है, रेडिकलाइज्ड माइंड है। ये
समझने की जरूरत है। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ये समझें या ना समझें, दैट इज अप टू देम। लेकिन उनको ये पता मालूम पड़ना चाहिए कि उनकी सेना उनके हक में, उनके हित में काम नहीं कर रही। हर एक सेनाध्यक्ष कहीं किसी दूसरे देश में जाकर आइलैंड खरीद करके फिशिंग कर रहा है आज की तारीख में। तो ये लोग, इनको आपको अपने राष्ट्र की प्रायोरिटीज समझनी पड़ेंगी। आपके राष्ट्र के लिए क्या सही है वो आपको देखना पड़ेगा, और फिर आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि सेना जिस काम के लिए है वो काम करे, और जो हुक्मरान है जिस काम के लिए, वो हुक्मरान देश को लीड करें। ये सेना को ये समझने की, ये हमको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और देखिए हुसैन साहब नहीं समझ रहे, बार बार चेहरा तो हिला रहे हैं कि नहीं हम नहीं समझेंगे। हम चाहेंगे हुसैन जी आप इसका जवाब दें, उसके बाद मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। माथुर साहब ने देखे, एक जो हमारा टॉपिक है ना उसको एक वसी कैनवस की तरफ धकेल दिया, उसमें पूरी हिस्ट्री वो सब बातें, तो ये सब चीजें, इसका शॉर्टली मैं यही जवाब दूंगा। हमने कब कहा है कि हम उस तरह की डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम 1947 रहे हैं जिस तरह इंडिया रहा है? हमने कभी इस बात को, मतलब ये फैक्ट है ना, ये आप भी जानते हैं। आपके यहाँ नेहरू जी थे, वो 1964 तक जिंदा रहे, उन्होंने जमहूरियत की एक बुनियाद बना दी, वो सब ठीक है। ये अलग बात है आजकल जो आपके पास ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी है, ये वो नहीं है जो इससे पहले था। रही बात हमारे यहाँ हमेशा फौजी इंटरवेंशन होती रही है, हमारा माहौल आपसे मुख्तलिफ रहा है, तो इसको इस तरह से बार थोड़ा बार सा समझना चाहूंगी हुसैन जी, जो आपने कहा पहले जो डेमोक्रेसी थी अब वो नहीं है, आपका ये अर्थ मतलब निकल रहा है? जी फर्क आया है, फर्क आया कैसे किरण जी, इसमें काफी फर्क आया है। लेकिन बात वो है कि ये टॉपिक से जरा हटके हो जाएगा कि ये जो डेमोक्रेसी ना, ये एक पार्टी की है बिल्कुल, और इस पे जो आपकी जनता कांग्रेस जिसको पार्टी है चुन उस करके पे बहुत भेजती है ज्यादा उसकी टफ होता सरकार होती है। जनता ने एक पार्टी को वहां पर अपना मैंडेट दिया है तो उसकी सरकार है। हमारे यहाँ तो सब कुछ जनता जनार्दन है, जो सोचे करे ये जनता है। चलिए ठीक है, इस पे हम फिर कभी बात कर लेंगे, ये तो वैसे ही एक बात बीच में आ गई। मैं यही कहूंगा हमारा जो माजी ना वो बिल्कुल इंडिया की तरह नहीं रहा, ये बात बिल्कुल सही है। और अभी कह रहे थे जनरल साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान में जो पहले तरक्की होती थी 62 में या 50s में और 60s में, इंडिया भी उस वक्त पीछे था, तो सर उस वक्त भी यहाँ पर मिलिट्री हुकूमत ही थी, ठीक है ना, ये भी एक बात है। हमने कभी इस बात को डिनाई नहीं किया, हमारे हालात आपसे मुख्तलिफ रहे हैं। लेकिन अभी इससे पहले कर्नल साहब ने भी बात की, वो कह रहे थे कि जो हमारे मदरसे हैं यहाँ से सारी जिहादी ट्रेनिंग होती है, जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो असल हेडक्वार्टर है वो हमारे मदरसे। साहब ऐसा नहीं है, मदरसे इंडिया के अंदर भी होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं, और यहाँ पर अब बाकायदा कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और हमने काफी मदरसा रिफॉर्म्स की हैं 2014 के बाद, और ऐसे कई बैंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप अक्सर कहते हैं, आप एलटी का नाम ले लेते हैं, आप जुमात दावा का नाम इस तरह से लेते हैं, ये सब पाकिस्तान में बैन है। एक पूरी लिस्ट है हमारे पास किन किन को हमने बैन किया है, तो हमने स्टेप्स भी उठाए हैं। तो मेरे ख्याल में 30 से ज्यादा होंगे आतंकवादी संगठन आपके यहाँ, और मुश्किल से आप 2 का नाम गिना रहे हैं। लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कोई स्टेप है। जी जी, क्योंकि आपके यहाँ आपका जो मीडिया है या आपके जो मतलब जो भी इस तरह से है, इंडिया में नाम यही होता है ना, एक एलटी होता है, एक उसमें जुमाते दावा होता है। तो हमारे यहाँ ये बैन है, हमने इनके क्रैक डाउन भी किए, जैसे मोहम्मद भी है, लश्कर तैयबा भी है, वो भी बैन है, वो भी बैंड है। चले अच्छा हुआ आपने उनका भी नाम दिया। लेकिन मैं एक सैफुल्लाह किससे कनेक्ट है? सैफुल्लाह किससे कनेक्ट है? अब से 4 दिन पहले की मैं बात करूंगी, खुलेआम मन से उन्होंने भारत के अगेंस्ट में जो है वो बयान दिया। वो कह रहे थे सब एकजुट हो जाइए। जैशे मोहम्मद ने महिला ब्रिगेड बनाना तैयार कर दिया है। किन्होंने बयान दिया? मैं सैफुल्लाह इलियास। देखिए आप कहेंगे तो मैं कहूंगी कि मैं इसमें अगर बयान मुझे मिल जाता है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस डिबेट के दौरान जो है वो सुनवा भी दूं। देखिए मैं सिर्फ इसमें एक बात कहूंगा, कई दफा मुझे इंडियन नैरेटिव की समझ नहीं आती। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने अटैक किया, बालाकोट में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था तबाह कर दिया, फिर हमने अभी मई में अटैक किया, तमाम कैंपों को उड़ा दिया। अब 4 माह में अगर कोई कैंप थे वो इतने दोबारा ताकतवर हो गए कि वो दोबारा आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आपका ऑपरेशन था उसमें कोई खामी थी। इतने इनोसेंट, इतने मासूम तो आप नहीं है कि चीजों को समझ नहीं पाए, वो भी देश में रह करके आप नहीं समझ पा रहे हैं। IMF से फंडिंग आपको मिलती है, आप फंडिंग जुटाने के लिए कई बैंक भी जाते हैं, वहां से भी फंडिंग आपको मिल रही है, क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी फंडिंग आप तक पहुंच रही है।
आपको क्या लग रहा है, ये जानकारियां आपको हमसे ज्यादा होंगी, देश के अंदर में आप है, और कहा खैबर पख्तूनख्वा अच्छा, में भी, खैबर पख्तूनख्वा में जैश ए मोहम्मद का एक बार फिर से हेडक्वार्टर जो है वो तैयार हो रहा है, नहीं हो तो इसको आप सही करवा लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये जानकारी आपकी बहुत सही होगी। इंडियन मीडिया मुझे लग रहा है आपसे कहीं ज्यादा आगे है। जी, दो बातें आपके सवाल में। एक तो ये कि आपने खुद अभी क्लेम किया है कि जी हमारे केपीके के अंदर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मुझे बता दीजिए कौन से जिले में है, कौन से शहर में है, कौन सी जगह पे, अच्छा, कम से कम हमारे जगह में तो भी नहीं आपको है। चाहिए। दूसरा मुझे इस बात का जी मेजर जनरल अनुज माथुर जी, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। एक बात और ये मुझे साहब ये भी भावलपुर बता पंजाब में दीजिए, इनका आपको हेडक्वार्टर। सर बात कंप्लीट कर देते, सिर्फ एक लाइन कि ना आपने कहा जी हमें IMF से फंडिंग मिलती है और हमें पैसे मिलते हैं। मुझे ये बता दें, सबूत दे दें कि हम ये पैसे दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास ऐसे कौन से हमारे ट्रांसैक्शन के सबूत है? ठीक है, मेजर जनरल अनुज माथुर जी, ग्रे लिस्ट की भी बात कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि अगर अगर किसी राष्ट्र को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, उसकी कोई ना कोई वजह रही होगी, उसमें किसी दूसरी कंट्री के इन्फ्लुएंस से या उसकी वजह से नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये खुद इन्होंने माना है, मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ये खुद इस बात को मानते हैं कि 30 सालों से हम लोग आतंकवाद को पैदा करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा मानना सिर्फ ये है कि इनके अपने हित में होगा कि आतंकवाद को ये बढ़ावा ना दें। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर में था, उसको दोबारा रिवाइव करने का प्रयास हो रहा है। मौलाना मसूद अजहर के रिश्तेदारों को 1-1 करोड़ रुपया सेट असाइड करके दिया गया है, 14 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं। मौलाना मसूद अजहर का स्वयं का स्टेटमेंट था कि मेरे पूरा परिवार मारा गया, मैं खुद क्यों नहीं मरा। इनके जो आतंकवादियों के जो जनाजे निकले हैं उसमें इनकी सेना और इनके, तो ये तमाम चीजें सबको पता हैं और हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। फर्क अगर इससे पड़ रहा है तो पाकिस्तान को ही पड़ रहा है। वो ही अगर उनको ये प्रयास करना पड़ेगा कि वो अपने जगह अपने राष्ट्र में आतंकवाद को छोड़ करके और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं, ऐसा वहां पर कोशिश करें डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की। और इसका वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए कि आज की परिस्थिति यह है, पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है, अफगानिस्तान तालिबान इस बात को समझ चुके हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेवलपमेंट करने की जरूरत है। कोई गोली बंदूक बारूद इसको आपको आगे नहीं ले जा सकता। अगर आप गोली बंदूक बारूद पर निर्भर रहेंगे तो आपको 25 बार बेल आउट लेना पड़ेगा। आपके प्रधानमंत्री को उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में जाकर के कहना पड़ेगा कि हम भीख का कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये इनको अपने आप आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है कि इनके देश के लिए क्या बेहतर है। तो ये मेरा बिल्कुल साफ मानना है। ये मुरीद के में क्या था, भावलपुर में क्या था, और जो 9 जगह हमने जो डिस्ट्रॉय हुए उनको सब पता है। अगर ये फिर भी नहीं माना, बिल्कुल वही आंखें मूंदे बैठे हैं कि सामने में सब कुछ साफ और क्लियर है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे हमें सोचने की जरूरत है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका सर रुक करते हुए इस बात को, क्योंकि ये मुलाकात बहुत अहम रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखिए वो की गई है मुत्तकी की तरफ से, और बताया कि किस तरह से सकारात्मक, और खासतौर से हमने स्वास्थ्य को लेकर के भारत किस तरह से हमेशा अफगानिस्तान की मदद करता रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान जो पहले एक कट्टरपंथी सोच के साथ आगे बढ़ता था, कुछ बदलाव जो है वो आने वाले दिनों में नजर आएगा, क्योंकि भारत के साथ अगर रिश्ते आपको अच्छे करने हैं तो आपको उस सोच को जो है अलग रखने की जरूरत है। और इसमें इस बात का जो संकेत मिल रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? यकीनन तालिबान 2.0 का लक्ष्य अपने आप को अधिक से अधिक स्थिर बना करके रखने का और विश्व के साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करने का है। और जाहिर है कि विश्व में अभी भी उसे जो मान्यता है वो नहीं मिल पाई है। 1-2 राष्ट्रों को अगर छोड़ दें, रशिया ने उसे रिकॉग्निशन अवश्य दिया है, चाइना ने कुछ रिकॉग्निशन दिया है, लेकिन अभी उसे मान्यता नहीं मिली है। लेकिन तालिबान 2.0 का लक्ष्य यह है कि वो अपने शासन को और अधिक स्थिर बनाना चाहते हैं और अधिक बेहतर एंगेजमेंट चाहते हैं, और उनके ऊपर जो लगे हुए तमाम तरीके की जो प्रतिबंध इत्यादि हैं उसको भी वो हटवाना चाहते हैं। वो विश्व के साथ अधिक से अधिक एंगेज करने की मंशा रखते हैं, और इसी वजह से भारत जैसे एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्र को, जो कि अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में 2021 के पहले लगातार बड़ी मदद दे रहा था,
$4 बिलियन से भी ज्यादा का हमने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और साथ ही साथ वहां की संसद को बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेज बनाना, और वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करने का जो कार्य है वो भारत पहले से करता रहा है। और आप देखिए किरण जी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है। अफगानिस्तान के लोगों के अंदर भारत के प्रति एक बहुत ही अच्छी और एक कंस्ट्रक्टिव भावना रहती है। भारत को वो अपना मित्र मानते हैं और भारत की इमेज उनके अंदर बहुत गहरे और सकारात्मक तरीके से रची बसी है। तो वो जो और भारत भी अगर आप देखिए तो भारत अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय मदद, जो ह्यूमैनिटेरियन जो एड है, वो लगातार 2021 के बाद से भी देता रहा। और उसके पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि पूरे अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में भारत ने अपनी बड़ी भूमिका अदा की है। हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने सारे रिस्क के बावजूद भी वहां पर ग्राउंड पे जाकर के अपना जो है कार्य किया, अपने जीवन को बिल्कुल दांव पे लगाते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में अपनी भूमिका निभाई है। और भारत का ये जो कमिटमेंट अफगानिस्तान के प्रति है उसको तालिबान भी अप्रिशिएट करता है। पर तालिबान में एक परिवर्तन को चाहा है कि वो थोड़े से अपनी आइडियोलॉजी में जो है वो चेंजेस करें, जिससे भारत के साथ और अन्य देशों के साथ भी उनके रिश्ते जो है वो बेहतर हो। और यही तालिबान के शासन का भी यही मानना है और यही सोच करके वो आगे बढ़े होंगे, जो जैसा आपने कहा। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में होती है और उसमें जो है फीमेल जो जर्नलिस्ट हैं उनके आने पर बैन है। तो ये आइडियोलॉजी भारत के साथ गठजोड़ को करने में, एक रिश्तों को बेहतर करने में क्या एक नेगेटिव तौर पर चीजें जा सकती हैं क्या? देखिए किरण जी, तालिबान को यदि अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है तो उसका कारण यही है कि जो तालिबान से जो अपेक्षाएं थी, और तालिबान ने स्वयं इस बात को पूरे विश्व समुदाय को वायदे किए थे, कहा था कि यदि वो फिर से सत्ता संभालेंगे तो वो महिलाओं को अधिकार देंगे, महिलाओं को की स्थितियों को सुधारेंगे और वहां पर उनको एजुकेशन के जो राइट्स हैं, अन्य जो बेसिक राइट्स हैं उसको वो उनको देंगे। लेकिन तालिबान ने अपने वायदों पर जाहिर है कि अभी भी अमल नहीं किया है और उनकी जो सोच है वो महिलाओं के प्रति उसमें बड़ा सुधार नहीं आया है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल एक बताया भी। और जाहिर है कि उसके पहले जो वहाँ पे इथनिक माइनॉरिटीज हैं, जो अन्य जो माइनॉरिटी के साथ उनका एक तालिबान का जो टकराव रहा करता था उसमें भी ज्यादा सुधार नहीं आया है। इथनिक माइनॉरिटीज को भी उतने राइट्स नहीं मिल पाए हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि तालिबान ने अभी तक अपनी बेसिक जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं की हैं, उसकी वजह से ही उसको अभी तक मान्यता नहीं मिली। यदि तालिबान ऐसा कर लेता और यदि या भविष्य में यदि वो ऐसा करके दिखाता है तो जरूर उसे अन्य देश भी मान्यता देने की तरफ बढ़ेंगे। और उसका देखिए दुष्परिणाम ये हुआ है कि चूंकि मान्यता अभी तक नहीं मिली है, इसलिए तालिबान बहुत कोशिश कर रहा है कि पूरे विश्व के साथ एक बेहतर से बेहतर संबंध बनाए, लेकिन उसके द्वारा इसमें ज्यादा अभी सफलता नहीं मिली है। बड़े एक प्रयासों के बाद कुछ दिनों के लिए यूएनएससी के द्वारा आमिर मुत्ताकी को बाहर जाने की, विदेश यात्रा करने की इजाजत मिली और जाहिर है कि ये तालिबान को विचार करना होगा। तालिबान यदि अपने कहे गए वादों को उसे याद करना होगा कि 2021 में उसने क्या कहा था और अभी 2025 में हम हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि उसको अपने ऊपर विचार करना होगा। लेकिन एक बात में, जहां तक भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की बात है, तो मैं इसमें जैसा कि मैंने कहा कि ये संबंध पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है बहुत गहरा है। भारत का अफगानिस्तान के प्रति जो कमिटमेंट है वो अटूट है, वो अटल है। और भारत, मैं अवश्य चर्चा करना चाहूंगा कि जो चाबहार का जो ईरान में जो पोर्ट डेवलप कर रहा है उसका एक बड़ा कारण, सबसे बड़ा उसका जो एक रीजन ये है कि वो अफगानिस्तान में भारत को, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए जो एक्सेस है, जो डायरेक्ट एक्सेस है वो मिल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान, जाहिर है कि हमारे पत्रकार बैठे हुए हैं साथी पाकिस्तान से, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आपने बहुत सारी जो मुश्किलें अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी खड़ी की हैं, भारत के लिए तो खड़ी की ही हैं। और भारत जब अफगानिस्तान को कोई जो मदद देता है तो उसमें भी आप नहीं जाने देते उसको। तो हमें फिर जो है चाबहार का जो पोर्ट है वो डेवलप करना पड़ रहा है और उसके माध्यम से यदि आप भारत के साथ अगर बेहतर संबंध बनाएं तो यही जो भारत है, जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि आपको फिर IMF वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, भारत ही आपको बहुत बड़ी मदद दे देगा। जैसे अफगानिस्तान को हम मदद कर रहे हैं वैसे हम पाकिस्तान को भी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको
हमारे खिलाफ जो आतंकवाद की जो कार्रवाई है वो बंद करनी पड़ेगी। आतंक के जो ठिकाने हैं उसको जो है समाप्त करना पड़ेगा। अभी भी जो आप जो आतंकवाद का इस्तेमाल करते हुए जो है भारत को टारगेट करते हैं और टेरर कैंप्स अभी भी चल रहे हैं। आप भले से ही डिनाई कर जाएं कि नहीं सब कुछ सुधार हो गया है। और मुझे एक बात मैंने नोटिस की कि 2014 ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं बसा हुआ है। हमारे भी 2014 के बाद से तो बड़े परिवर्तन भारत में तो आए ही, लेकिन 2014 के बाद आप भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सरकार है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है। ये मैं एक लाइटर नोट पे कहना चाहता था। लेकिन ये है कि जी मेजर जनरल आ रही हूँ आपके पास सर। हुसैन जावेद जी इसी का जवाब दीजिएगा, आप कहना भी चाह रहे थे बातों को। जी मैम, हमारे अभी सर ने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने पॉजिटिव बात भी की है और हम खुद चाहते हैं, सही बात है कि देखिए काबुल और दिल्ली के बीच में पाकिस्तान है। अगर अफगानिस्तान के फल आते हैं, उनका ड्राई फ्रूट आता है और वो हमारे हाथ से होके इंडिया जाता है और इंडिया से कोई भी सामान जो अफगानिस्तान को चाहिए वो पाकिस्तान के रास्ते वागा से जाता है, तो इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी है और काबुल का भी फायदा। ये तो एक पॉजिटिव बात है। बदकिस्मती से हालात कुछ ऐसे हैं, ये सर ने सही कहा कि आतंकवाद का जो इशू है ना, इसने इस पूरे खित्ते को, आपको भी, हमें भी और काबुल को भी हॉस्टेज बनाया हुआ है। इस पे अब हमें ना आपस में मिल बैठ के बात करने की जरूरत है। बात नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। जितनी मर्जी धमकियां आप हमें दे दें, जितनी मर्जी थ्रेट्स हम आपको दे दें, इससे हल कहां निकल रहा है? क्या हल इससे निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये, क्योंकि मैं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप ही के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी एक टाइम में कि क्या ये अच्छा हो कि सुबह का नाश्ता दिल्ली में हो, दिन का खाना लाहौर में हो और रात का खाना काबुल में हो। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये जो स्टेट्समैन होते हैं ना, उनकी सोच बहुत आगे की होती है और मनमोहन सिंह की भी यही सोच थी। लेकिन अभी सर ने जहां लेकिन अगर ऐसा हुआ हुसैन जावेद साहब की सुबह का नाश्ता दिल्ली में हुआ, लाहौर खाने पहुंचे और वापस ही नहीं लौटे डिनर के लिए, तो क्या होगा? नहीं देखिए, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ना। माइंडसेट नहीं सर, आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। हम नेगेटिविटी अपने अंदर क्यों लाए? ठीक है कि पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या नहीं हो जाएगा। एक बड़ा स्टेप आपको भी उठाना है, हमें भी उठाना है, लेकिन एक बात है, स्टेप ऐसे नहीं उठेगा कि अगर इंडिया को आतंकवाद से इशू है हमसे बात करें और पाकिस्तान को भी आपको हमारे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं लौटूंगी, आप इसी बात को कंटिन्यू करिएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर जी। आ रही हूँ संजीव जी। मेजर जनरल अनुज माथुर जी कुछ कहना चाह रहे सर। देखो किरण, मैं आपको एक दो बातें, एक बिल्कुल क्लियर बात बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का अर्थ क्या होता है ये सब जानते हैं। कैसे आप इंडिया को ब्लीड करेंगे? आप ब्लीड करने के लिए आपको आतंकवाद को भारत में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो भारत को आप 1000 कट्स के साथ ब्लीड करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस जाके कहा था कि वी विल फाइट 1000 years वॉर। माइंडसेट उसे कहते हैं। वो माइंडसेट है जो कि आगे लोगों को बढ़ने नहीं दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हमें समझने की जरूरत है। जब आपकी पॉलिसी ये कहेगी कि हम दूसरे देश को आतंकवाद फैला के तबाह बर्बाद करके उसको बिल्कुल, तो उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई और आपका बाहर निकलने की जरूरत रास्ता मिलेगा। दूसरी बात, जहां तक सवाल अफगानिस्तान का है, देखिए अफगानिस्तान के बीच में और हमारे जो संबंध हैं वो संबंध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जब तक आप अपना ये नहीं निर्णय लेंगे कि हमें यहां पर डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रेस करनी है, तब तक कोई इसका मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जवाब मिल पाएगा। आप कितना भी कोशिश हम करते रहे, बताते रहे कि हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढकाना नहीं है, ये सब पता है। तालिबान कैसे बना ये पता है, जैश ए मोहम्मद कैसे बना, कहां ट्रेनिंग हुई ये पता है, लश्कर की कहां ट्रेनिंग हुई ये पता है। आप भले ही कहते हैं बैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद बीच में क्या था, तो ये तमाम चीजें हमें सोचने की आवश्यकता है। और जब ये बात कर रहे थे कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि ब्रेकफास्ट यहाँ, लंच वहां, डिनर वहां, उसी सांस में मैं बता दूंगा कि नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार शपथ ली थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां बुलाया था और उसके बाद बिना बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वहां लैंड किया था उन्होंने।
ये भी बात इनको समझने की आवश्यकता है। प्रयास हुए, उन प्रयासों का कोई फायदा हुआ नहीं नहीं निकला। बस बिल्कुल। जिस दिन बस चली है अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, उसी दिन इन्होंने कारगिल कर दिया। तो ये तमाम बातें मैं फिर इनको ये बता रहा हूं, भारत को इससे असर नहीं पड़ रहा। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच चुका है, भारत इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में है, भारत ब्रह्मोस बना करके पूरी दुनिया को बेच रहा है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये जो बातें हुई हैं, उनसे फर्क सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को पड़ा है। ये इनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। बट किस पे आप मुझे बता दें, दोनों हमसाया मुल्क, इनकी भाषा में हमसाया मुल्क हैं। कहां भारत चौथी दुनिया की सबसे बड़ी वो बन गया, पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की वो तेजी से अग्रसर है। आज भारत रूस से व्यापार कर रहा है, अमेरिका से डिप्लोमेटिक डायलॉग्स कर रहा है, चाइना के साथ compete कर रहा है। ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है किरण, और ये देख करके आपको ये पता लगाने की आवश्यकता है कि गलती क्यों हुई और वो गलती कहां हुई। बिल्कुल, इसका जवाब देंगे जी। संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आप दोनों की बातों का हुसैन जी जवाब दीजिएगा। संजीव जी। देखिए जावेद हुसैन जी की जो बात है, मैंने उनकी बात सुनी और ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की। लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए जो भारत की शर्त है, बातचीत की जो शर्त है, वो यही है कि आपको आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे, इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाने होंगे। आतंकवाद के जो कैंप्स हैं उसको बंद करके दिखाना होगा और उसका प्रूफ चाहिए कि ये आपने ऐसा किया है। हमें वहां पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमें जो ऑपरेशन सिंधु पहलगाम के बाद वहां पर आपके जो 9 ठिकाने थे वो पहले से चल रहे थे। भारत इस बात को जानता था, हमने आपको पहले बता रखा था। एक हमने आपको लिस्ट दी है आतंकियों की। भारत में कई आतंकी हमलों की जो मास्टरमाइंड्स हैं वो आपके यहाँ अभी छुपे हुए हैं। आप दिखावे के लिए तो उनको जेलों में डाल देते हैं, लेकिन फिर वो जेलों से बैठ करके और जेलों के अंदर जो उनको एक 5 स्टार ट्रीटमेंट भी मिलने की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो ये जो पूरी सारी स्थितियां हैं वो पाकिस्तान के ऊपर कहीं से भी विश्वास को पैदा नहीं करती अभी तक। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा जावेद साहब। देखिए, ऐसा है कि आपको एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे, ग्राउंड पे एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे। और आतंकवाद का ये जो दानव है, जो भस्मासुर आपने खड़ा किया है, मैं आपके ये अवश्य कहना चाहूंगा इस बातचीत में, ये जो दानव है, ये भस्मासुर है, आपको सबसे ज्यादा जला रहा है, आपको ही सबसे ज्यादा ये परेशान कर रहा है। और जैसा कि माथुर साहब ने हिलेरी क्लिंटन की चर्चा की थी, मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हिलेरी क्लिंटन ने जो सलाह दी थी, उस सलाह को आपको समझना होगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? वो जो आपने सांप पाल रखे हैं वो बड़े डेंजरस हो चुके हैं। बिल्कुल हुसैन जी, परेशान कर तो सांप पाल रखा है, वो डेंजरस हो चुके हैं। देखिए, ना केवल भारत की तरफ से, हिलेरी क्लिंटन भी अगर इस बात को कह रही हैं, और कोशिशों की बात पे तो देखिए जनरल साहब ने पूरी तरह से बता दिया कि प्रधानमंत्री गए थे बिरयानी पे, तो आज भी विपक्ष उनके ऊपर में तंज कसता हुआ आया है, आज भी घेरते हुए नजर आते हैं कि आप तो बिरयानी खा के आए थे, फिर रिश्ते क्या बना करके आए पाकिस्तान के साथ। हुसैन जी। किरण जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि शो का टाइम भी बहुत कम है, तो मैं 1 मिनट लूंगा। असली बिल्कुल सर, अब आप ही पे मैं वाइंड अप ही करूंगी। जी 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 बिल्कुल। संजीव जी ने अच्छी बातें की। पहली बात तो ये सर कि ये ना हमेशा ऐसे नहीं चलेगा कि इंडिया की एक लिस्ट आएगी और पाकिस्तान अमल करेगा। ये 2 वे ट्रैफिक है। हमें भी बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास ठीक ठाक सबूत है कि उनको कौन वहां पे फंडिंग कर रहा है, तो इसको ना एक तो 2 वे कर लें, तो फिर कोई हल भी निकलेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूंगा, अभी जनरल साहब ने कहा कि इंडिया आज यहाँ पहुंच गया, इंडिया बहुत आगे चल गया। अच्छी बात है, हमें खुशी होती है कि इंडिया में इस तरह की प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन सर 5th जनरेशन जेट तो आपके पास आज भी नहीं, मई में भी नहीं था, आज भी नहीं है, उसकी तरफ भी दें ध्यान। और आखिरी बात मैं ये करूंगा, जनरल साहब ने कहा हमेशा इनका एक नैरेटिव होता है, ये मेरी आखिरी बात है कि ना कट इंडिया विद 1000 ब्लीड्स। मैं 10 दफा इनसे सुन चुका हूं। सर, अगर भुट्टो ने ये कहा था ना 1000 साल के साथ आपके साथ जंग होगी, उसी भुट्टो के साथ मैडम इंदिरा ने शिमला एग्रीमेंट भी किया था, आज भी उस पर अमल होता है। तो ना चीजों को अपडेट करने की जरूरत, और माजी का जो बैगेज है वो हम भी छोड़े आपके हवाले से और आप भी छोड़े, आगे चले। बहुत बातें होगी इससे पहले कि मतलब हमने ये किया, आपने ये किया, आगे चलना है कि नहीं चलना है। ठीक है, 30 सेकंड्स में मेजर जनरल साहब, 30 सेकंड सर, सिर्फ 30 सेकंड से सर।
हाँ, बस मैं यही कह रहा हूं कि ये इसका जो जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो डिफरेंस आया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसकी वजह इनको स्वयं ढूंढनी पड़ेगी, अपने अपने आप इंट्रोस्पेक्शन जी। करके और पता लगा के देखना पड़ेगा। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ ही रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल पीस एस्टेब्लिश हो सकती है। बिल्कुल। संजीव सर 30 सेकंड सर। आगे बढ़ने के लिए भारत ने प्रयास किए थे। कारगिल आपने कर दिया। जब लाहौर बस यात्रा हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब नवाज शरीफ की बेटी की शादी में गए, माफी चाहेंगे सर, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन लेकिन भारत ने हमेशा कोशिश की है। मुझे लग रहा है हुसैन साहब इस बात में बिल्कुल भी जो है सहमति अपनी जता देंगे कि भारत ने कोशिश की है, पाकिस्तान की तरफ से सही पहल नहीं हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, संजीव सर जुड़ने के लिए, और वहीं हुसैन जावेद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल शिवदान जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7। अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।